हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ये बहुत ही नोन सा टॉपिक है हमारे लिए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ग्रेविटी के बारे में कि मतलब हमारे अर्थ का कोई एक अट्रैक्टिव पावर है उसका, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ जब ऊपर जाता है अर्थ के सरफेस से तो वो नीचे चला आता है, अर्थ की तरफ खींचा हुआ चला आता है। तो उसको हम ग्रेविटी के नाम से बस जानते हैं। अभी किसने इसको डिस्कवर किया था? हमारे न्यूटन चाचा। जैसे कि आप सबको पता होगा, कुछ एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा उनके सर के ऊपर, फिर डिस्कवर हो गया ग्रेविटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज की डेट में उनको बहुत गालियां पड़ रहा है ना। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या सिर्फ हमारे अर्थ पे होता है या फिर हर जगह पर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहले ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन क्या है? ये बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है। ये क्या है? एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं हम। और ये फोर्स कैसा होता है? ये फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है ना, ये हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी एक बॉडी में कंसीडर कर लो जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, कोई भी एक मास वाला ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मास वाला बॉडी में कंसीडर कर लो जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, उसका खुद का एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिससे वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बेसिकली क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो, क्या ये मार्कर का ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ है। क्या मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ। क्या ये मार्कर मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है? कर रहा है। क्या मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं? कर रहा हूं। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हम दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्या मैं इधर बैठ के, इधर खड़ा होके आपको उधर से अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैं इधर से सन को अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा बहुत स्मॉल है, इसलिए ना आप मेरी तरफ आ रहे हो ना सन मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। अभी मैं स्पेस में चला जाऊं, स्पेस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, वैक्यूम होता है, उधर उधर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, पता है हम सबको, ठीक है। तो स्पेस में अगर चला जाऊं, स्पेस में ये मार्कर को मेरे साथ ले जाऊं, ठीक है, स्पेस में हम दोनों के बीच में बहुत प्यार बढ़ जाएगा, दोनों पूरा पास आ जाएंगे बिना खींचे, ठीक है। एक दूसरे को बिना खींचे, बिना हाथ में लिए हम दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस में तो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये मेरे को अट्रैक्ट करेगा, मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा। क्योंकि मेरा मास ज्यादा है, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा, मैं इसको अपनी तरफ खींच के ले आऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको ग्रेविटी कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको ग्रेविटी कब बोलेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज है क्या? ऑब्वियसली अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि देखो, हमें अभी पता चला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। सपोज मेरे पास ऐसे दो बॉडीज है, एक है मेरा बॉडी ए, दूसरा है मेरा बॉडी बी, ठीक है। अभी इन दोनों बॉडीज को मैं अगर नॉर्मली ऐसे ही कंसीडर कर लूं, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकता हूं, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मेरा इन दोनों बॉडी में से अगर कोई भी एक बॉडी मेरा अर्थ हुआ, सपोज ये ए है मेरा अर्थ, ठीक है, ये ए है मेरा अर्थ, ठीक है, इन दोनों बॉडी में से कोई भी एक बॉडी अगर मेरा अर्थ हुआ तो मैं उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको बोलूंगा क्या, उसको बोलूंगा मैं ग्रेविटी, ठीक है, उसको बोलूंगा ग्रेविटी। अगर दो बॉडीज में से
कोई एक बॉडी मेरा क्या है, अर्थ है, ठीक है, कोई एक बॉडी मेरा अर्थ है, तो मैं उस टाइम उस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलूंगा ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलेंगे क्या, ग्रेविटी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, न्यूटन चाचा ने इसको डिस्कवर किया और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला ना दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखते हैं, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर दिया होगा उन्होंने। उन्होंने बोला था कि ये जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली किसके साथ ना, जो दो बॉडीज सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है, सपोज मैं कंसीडर कर लिया m1, दूसरा बॉडी है मेरे पास जिसका मास में कंसीडर कर लिया m2, ठीक है। दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज d, दोनों d डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ऐसे इतना डिस्टेंस दोनों के बीच में है, d डिस्टेंस। तो न्यूटन ने ये बोला था कि मेरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छे से समझो, अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी डिस्टेंस को मैं इधर d लिया था, r ले लेता हूं, ठीक है। डिस्टेंस सपोज r है तो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। मतलब अभी देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये मार्कर को मेरे से दूर लेता जाऊंगा इसका मेरी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे मेरा मासेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा बड़ा मास होगा उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी ये दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। कंबाइन करके एक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल है, उसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, उसको हटाने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या कांस्टेंट टर्म ऐड करूंगा तब जाके वो इक्वल होगा, इक्वेशन इस साइड का इक्वेशन दूसरी साइड में इक्वल होगा। कैसे होगा, इक्वल करने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। अभी कांस्टेंट में ऐड कर लिया एक g, ठीक है, g एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया। और ये जो g है मेरा, ये क्या है, ये जो g है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलूंगा। और ये g का कुछ वैल्यू होगा, कांस्टेंट तो हम ऐसे ही नहीं ऐड करते, कुछ वैल्यू जरूर होगा इसका। g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। तो इतना हमें याद रखना है, g का वैल्यू। अभी ये जो फॉर्मूला हम निकाले ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जो ये फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास F इक्वल्स टू g/m/r स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं हम, क्या पता है, इसको बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा कि मेरा जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल के डिस्कशन के साथ।